सबसे पहले कजुकी का एक ऑडिशन आने वाला है। दूसरी तरफ निकिको कराटे नेशनल्स में टॉप स्पॉट के लिए भिड़ने वाली है। और हमारी तीसरी हीरोइन मिवा को अपने शोगी मैच में अपना टाइटल बचाना है। यू को पता चलता है कि अगर वो इन लड़कियों की मदद करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी किस्मत चमक जाएगी, और इसी बात पर वो खुशी से झूम उठता है और फोन काट देता है। एक गहरी सांस लेने के बाद यू सोचता है, यार मुझ जैसा बेकार बंदा इनकी क्या मदद करेगा। सोचो जरा, एक चिहुआ जैसी फिजिक और वैक्यूम क्लीनर जितनी अक्ल वाला बंदा उन जीनियस लड़कियों की क्या मदद करेगा जो वीकेंड पर भी 1 मिनट का ब्रेक नहीं लेती। लेकिन तभी उसे एक बात समझ आती है, अगर ये लड़कियां फेल हो गईं तो लोग इन्हें भी फेलियर कहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उसे पूरी जिंदगी कहते आए हैं। और इस बात को रोकने के लिए वो कसम खाता है कि वो इन लड़कियों को कभी भी परेशान नहीं होने देगा। तो बस वो निकल पड़ता है एक सफर पर, इन लड़कियों को समझने और अपने होलसम फैमिली डिनर से इनके दिल जीतने के लिए। शाम होते ही निकिको ट्रेनिंग से थकी हारी घर लौटती है। उसका दिल अचानक उछलकर बाहर आ जाता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि उसी छत के नीचे एक आदमियों का गुलाम भी रहता है। यू पॉट में से थोड़ा सूप निकालता है और उसे ऐसे चाटता है जैसे वो कोई पवित्र अमृत हो। ये देखकर निकिको का दिल धोयोगी हो जाता है। फिर वो उसे अपना खाना टेस्ट करने को कहता है, लेकिन वो अकड़कर मना कर देती है और कहती है कि उसे उसके एक्स्ट्रा क्रीमी स्टफ की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपना खाना खुद लाई है। नहाने के बाद निकिको एक रानी की तरह बाहर आती है, लेकिन देखती क्या है कि हमारा छोटा सा हीरो किचन में पूरी शिद्दत से कुछ ऐसा बना रहा है जिसकी खुशबू तो द रॉक को भी सड़क पार से आ रही है। यू दर्जनों रेसिपी बुक्स पलटता है और हर एक डिटेल को लॉक कर लेता है ताकि वो अल्टीमेट डिनर बना सके। ये सब देखकर निकिको हैरान रह जाती है कि कैसे वो उसे पहले मना करने के बावजूद इतनी मेहनत कर रहा है। तभी मेवा अंदर आती है और यू एक गौरवशाली शेफ की तरह मुस्कुराता है और ऐलान करता है कि वो ऐसा सूप परोसने वाला है जो उसके पैर की उंगलियां मोड़ देगा। उसे ऐसा पगलापन करते देख लड़कियों को लगता है कि वो फिर से बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तभी निकिको को पुराने दिन याद आते हैं जब बहनों के पास एक प्राइवेट शेफ हुआ करता था जो प्रीमियम इंग्रेडिएंट से 5 स्टार मील बनाता था। लेकिन 5 स्टार ने भी वो फैंसी खाना खाने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें सच में पोषक तत्वों की कमी थी और वो सिर्फ वही खाती है जो उसके शरीर के लिए अच्छा हो। उस रात हमारी रेडहेड अपने कमरे में एक भूखे अफ्रीकन की तरह टैको बेल गटक रही होती है। जब उसकी जिज्ञासा आखिर जीत जाती है तो वो चुपके से किचन में घुसती है, देखती है कि यू वहां नहीं है और टेबल पर एक शानदार दावत उसका इंतजार कर रही होती है। तभी यू पीछे से कूदकर उसे एक सरप्राइज न्यूट्रिशन अटैक से चौंका देता है और ऐसे फैक्ट्स बताता है कि मील प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर है जो बॉडी बनाने के लिए काफी है। साथ ही उसकी सीक्रेट सॉस जो सब कुछ आसानी से नीचे जाने में मदद करेगी। इन सब आंकड़ों से अभिभूत होकर वो हार मान लेती है और यू ढह जाता है, क्योंकि वो पूरे दिन एक डाइट एक्सपर्ट से बात करके थक गया था सिर्फ उसके लिए परफेक्ट डिनर बनाने के लिए। ये जानकर कि उसने कितनी मेहनत की है, निकिको एक पके हुए टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाती है और आखिरकार ट्राई करने के लिए बैठ जाती है। जैसे ही वो उसके स्वाद की कलियों को छूता है वो उसे शेफ को अपनी तारीफें देने को कहती है। यू इस बीच सोचने लगता है कि क्या वो सच में उसे खाने से वैसे ही वश में कर सकता है जैसे वो माइनक्राफ्ट में बिल्लियों को वश में करता है। लेकिन उसका बेवकूफ़ी भरा चेहरा उसे स्पष्ट रूप से असहज कर देता है। इस बीच मेवा पहले से ही दावत देखकर लार टपका रही होती है और कोशिश करती है कि चुपके से नीचे जाकर एक बाइट ले ले, लेकिन यू उसे बीच में ही पकड़ लेता है और उसे न्यूट्रिशन फैक्ट से तब तक बम्बार्ड करता है जब तक वो हार नहीं मान लेती और एक सामान्य इंसान की तरह टेबल पर शामिल नहीं हो जाती। यह सुनकर कि उसने मेवा के लिए भी खाना बनाया है, निकिको का यू के लिए सम्मान छत से भी ऊपर चला जाता है। मेवा अपनी बहन के दुर्लभ नरम हाव भाव को देखकर बताती है कि उसे ऐसे देखे हुए काफी समय हो गया है, और ये भी नोटिस करती है कि निकिको ने कुछ पाउंड बढ़ा लिए हैं। निकिको पलटकर कहती है कि मेवा भी कोई मॉडल मटेरियल नहीं है, लेकिन मेवा बस हंसती है क्योंकि सारा माल ऊपर चला जाता है जबकि बाकी सब उसके गैलेक्सी ब्रेन को ईंधन देता है। जब यू बहनों को बातचीत करते हुए देखकर संतुष्ट होता है तो कजुकी अंदर आती है और उन्हें एक साथ टेबल पर एक होलसम फैमिली की तरह खाते हुए देखकर तुरंत घृणा से भर जाती है। हमारा रिज लॉर्ड चुपके से उसके पास जाता है और उसे बताता है कि उसके पास उसकी त्वचा के लिए B12 से भरपूर ब्राउन राइस है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सैल्मन मैरिनेड भी है ताकि उसके लंबे दिन की सारी डिप्रेशन खत्म हो जाए। उसकी बात लगभग काम कर जाती है, लेकिन वो उसे ठंडा कर देती है और अपनी कमजोर इच्छा शक्ति वाली बहनों की तरह मोहित होने से मना कर देती है। निकिको पलटकर यू के अच्छे इरादों का बचाव करती है, लेकिन कजुकी ये साफ कर देती है कि वो पारिवारिक बंधन के खिलाफ नहीं है। बस एक किसान का खाना एक सामान्य परिवार की तरह एक ही टेबल पर खाना राजकुमारी को शोभा नहीं देता। और बस यू के आत्मसम्मान का आखिरी टुकड़ा शैडो रियाल में गायब हो जाता है। उसे ऐसा देखकर जैसे उसकी दादी अभी अभी मर गई हो, निकिको उसके हाथों से प्लेट छीन लेती है और उसे खुश करने के लिए खाने लगती है। लेकिन यू तुरंत ठीक हो जाता है और उसे कड़ाई से चेतावनी देता है कि अगर वो अतिरिक्त सर्विंग्स चुराती रही तो वो सच में एक गोल मटोल टेडी बेयर बन जाएगी।
मिवा हैरान है कि क्या वो चाहता भी है कि वे उसका खाना खाएं या नहीं, जबकि निकिको उसके अनादर से लगभग एन्यूरिज्म से फट पड़ती है। यू विनम्रता से घोषणा करता है कि उसके शरीर में जो कुछ भी आता या बाहर जाता है उसे ट्रैक करना उसका काम है, और उसके अपमानजनक शब्दों से निकिको शर्म से लगभग फट पड़ती है। यू को मिकोडोनो बहनों के साथ रहते हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन उसकी अथक कोशिशों के बावजूद कजुकी अभी भी उसके गंदे हाथों से बनी किसी भी चीज को छूने से मना करती है। अपने पिता के आदेश को याद करते हुए कि लड़कियों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करें, यू अपना इनर लियोलच चैनल करता है और प्लान ए बनाता है। ब्रेक टाइम के दौरान हॉल में हाई पिच चीखें गूंजती हैं क्योंकि लड़कियों की भीड़ कजुकी सेनपाई को पतंगों की तरह घेर लेती है, उसे घटिया तारीफों से नहलाती हैं। यू का जबड़ा नीचे गिर जाता है कि वो कितनी पागलपन से पॉपुलर है, लेकिन वो खुद को संभालता है और एक बड़ी मुस्कान के साथ झुंड को हेलो कहता है। लड़कियां उसे तुरंत उस प्रतिभाहीन भिखारी के रूप में पहचान लेती हैं और कजुकी उसे जाने के लिए कहती है, इससे पहले कि वो अपनी हारने वाली ऊर्जा से उसकी दिव्य आभा को दूषित कर दे। उसे ऐसे घूरती है जैसे वो इस्तेमाल किया हुआ टॉयलेट पेपर हो, लेकिन यू उसे मीनी कहता है क्योंकि वो ऐलान करता है कि वो उसे जीतने के लिए पूरी रात जागा है और उसके पास कुछ ऐसा है जो केवल वही उसे दे सकता है, और उसे यकीन है कि उसे वो पसंद आएगा, माइनस जाहिर तौर पर वो अपने खाने की बात कर रहा है। लड़कियां बुरी तरह से घबरा जाती हैं, इसलिए कजुकी ऊपर चिल्लाती है कि वो अपने गंदे बयान से सभी को गुमराह करना बंद करे और कसम खाती है कि वो उसे घर लौटने पर इसकी कीमत चुकाएगी, जिससे गड्ढा और गहरा हो जाता है। उसके प्रशंसकों की सेना उसे सवालों से घेर लेती है, इसलिए यू इस अराजकता का उपयोग करके चुपचाप खिसक जाता है। बाद में यू कजुकी को कैसे जीता जाए इस पर रणनीति बनाने के लिए निकिको से मिलता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि कराटे क्लब उस पर कितना निर्भर करता है। लेकिन जैसे ही वो उसे देखती है, कजुकी को एक दिन पहले उसका अपमानजनक दावा याद आता है और उसे फिर से अपना चेहरा दिखाने की पूरी हिम्मत उसे गुस्से से भर देती है। उसके समर्पित सिम्स तुरंत सवाल करते हैं कि ये बेवकूफ कौन है जो उसे इतने कैजुअली उसके पहले नाम से बुला रहा है, लेकिन डेमन क्वीन की एक झलक उन्हें भगा देती है। यू को जल्दी ही एहसास होता है कि अगर वो ऐसा करता रहा तो वो एक टुकड़े में भी नहीं बचेगा। तो मिवा आधिकारिक तौर पर उसके पास खेलने के लिए एकमात्र कार्ड है। स्कूल में कहीं और मिवा अपने फोन पर शोगी खेलने में व्यस्त होती है जब वो अपनी सहपाठियों को एक समस्या से जूझते हुए सुनती है। वो कुछ तेज गणित करती है और बेबाकी से कहती है कि अगर वे इतनी आसान चीज भी हल नहीं कर सकते तो वे सच में ब्रेन सेल्स में कमी वाले होंगे। जैसा कि अपेक्षित था, लड़कियां अपने आत्मसम्मान के आखिरी टुकड़े के साथ जल्दी से निकल जाती हैं और यू उन्हें जाते हुए देखता है। वो क्लास में आता है, लेकिन स्कूल में मिवा के पूरी तरह से बदले हुए मूड को भांपने के बाद वो अपना उत्साह कम कर देता है। यू उसे कैफेटेरिया में दोपहर के भोजन के लिए विनम्रता से आमंत्रित करता है, लेकिन वो उसे दफा हो जाने को कहती है। जब मिवा को एहसास होता है कि वो हार नहीं मानेगा, तो वो क्लास से तेजी से निकल जाती है और वो पूरे स्कूल में उसके पीछे पीछे चलता रहता है। वो जिद से उसका पीछा करता रहता है, भले ही वो उसे अकेला छोड़ने पर जोर देती है। और इससे पहले कि उन्हें पता चले, वो खुशी से हंस रही होती है क्योंकि वो ऐसे भाग रही होती है जैसे ये टैग का खेल हो। खेलने के बाद जाहिर तौर पर गैर एथलेटिक जोड़ी अस्थमा वाले कुत्तों की तरह हाँफ रही होती है और वो बताता है कि वो क्लास में शांत बच्ची लगती है। ये सुनकर वो कबूल करती है कि औसत हाई स्कूल की लड़कियों की बकवास बातें से जुड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो रॉयल्स में से एक है। जब यू कहता है कि वो रिलेट कर सकता है तो वो शुद्ध भ्रम में घूरती है कि ये कैसे संभव है। पीक कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर वो कहता है कि वो भी काफी रॉयल है, या बल्कि रॉयली छोटा, बौद्धिक रूप से अक्षम और अपनी अद्भुत मां से विरासत में मिली मनमोहक शक्ल के बावजूद एक रॉयल फेलियर है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अलग होना सच में कोई बुरी बात नहीं है, और अपने मोटिवेशनल टेड टॉक के बीच में यू भूल जाता है कि वो क्या बात कर रहा था, जिससे मिवा सच में चिढ़ जाती है। लेकिन थोड़ी देर उसे रोस्ट करने के बाद वो उसे बाका कहती है, उसका छोटा बाका। दोपहर का भोजन करते हुए यू मिवा को बताता है कि वो कजुकी को जीतने का तरीका ढूंढ रहा है क्योंकि उसके पास सहारे के लिए कोई तिनका नहीं बचा है। तो वो उसे बताती है कि जब वो 3 साल की थी तो उसने अपनी बहन को बहुत खुश देखा था जब उनकी मां ने उसके लिए खास मील बनाया था। लेकिन उसे बस इतना ही याद है, जिससे यू पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी गोल्डफिश ब्रेन को यह भी याद नहीं रहता कि उसने 5 मिनट पहले क्या किया था। लेकिन उस एक सुराग के साथ वो किचन में वापस जाता है और ये सिद्धांत बनाने लगता है कि उसकी माँ उसके लिए क्या व्यंजन बनाती थी। तभी कजुकी पीछे से एक ज़ोंबी की तरह दिखती है और जब वो उससे एक सवाल पूछता है तो वो एक भारी धड़ाम के साथ गिर जाती है क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार होता है। बाद में अपने कमरे में राजकुमारी तर्क देती है कि ये सच में कोई बड़ी बात नहीं थी और वो बस थक गई थी। लेकिन मिवा को उसके माथे को छूने से ही तीसरे दर्जे के जलन होती है और निकिको उस पर एक कूलिंग पैड चिपकाने की कोशिश करती है जबकि जिद्दी बहन वापस लड़ती है। तभी यू एक कटोरा दलिया लेकर आता है जिससे वो इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो उन सभी को बाहर फेंक देती है, इससे पहले कि वो अकेले बिस्तर पर अपने कमजोर शरीर पर रोती है। यू को एहसास होता है कि वो कितनी आसानी से बीमार हो जाती है और फिर भी बिना चूके अपनी रिहर्सल जारी रखती है।
वो दलिया उसके दरवाजे पर छोड़ देता है, लेकिन दूसरी बार जब वो उसे वापस भेजती है तो वो उस अकृतज्ञ ग्रेमलिन के कमरे में घुस जाता है और उससे गालियां खाता है। लेकिन उसे बाहर निकालने के रास्ते में उसके घुटने जवाब दे जाते हैं और वो स्लो मोशन में गिर जाती है, जबकि वो बस वहीं खड़ा होता है, उसका मानव कुशन बनने के लिए तैयार। वो फिर उससे पूछती है कि वो उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ेगा, और यू पलटकर कहता है कि वो चाहता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए ताकि वो रिहर्सल मिस न करे, और उसे प्राइवेट क्लासेस देने की पेशकश भी करता है। कज़ुकी उसकी स्किल्स पर गंभीर रूप से संदेह करती है, लेकिन वो शेखी बघाड़ता है कि उसने 2 साल की उम्र में डेब्यू किया था और 4 साल की सीनियरिटी के साथ उसके सेनपाई के रूप में अपना दबदबा कायम करता है। स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद वो राजकुमारी की भूमिका निभाता है, जबकि कज़ुकी राजकुमार की भूमिका निभाती है। हालांकि जैसे ही पहली लाइन मॉर्निंग वुड से भी ज्यादा कठोर उसके मुंह से निकलती है, वो उसके चेहरे पर दरवाजा पटक देती है। हमारा लड़का उसे बताता है कि वो बस वार्म अप कर रहा था, इससे पहले कि वो कबूल करता है कि उसकी मां ने उसे अनगिनत ऑडिशन दिलवाए और वो हर एक में फेल हो गया। ये उसे बहुत गुस्सा दिलाता है और वो नेपो बेबी को बताती है कि वो कभी नहीं समझेगा कि कड़ी मेहनत क्या होती है। लेकिन वो अगले दिन स्क्रिप्ट को दोबारा पढ़कर वापस आता है, केवल फिर से रिजेक्ट होने के लिए। तीसरे दिन वो 10 बार अभ्यास करने के बाद वापस आता है, लेकिन उसकी भयानक एक्टिंग से उसके कान से खून बहने लगता है। अगले दिन वो गुस्से में उसे परेशान करना बंद करने को कहती है तो वो हार मान लेता है, जबकि वो अपनी एक्टिंग टीम की अपनी निर्दोष परफॉर्मेंस के साथ फिल्म को आगे बढ़ाने की उच्च उम्मीदों को याद करती है। कज़ुकी बिस्तर से उठने का फैसला करती है बजाय समय बर्बाद करने के। लेकिन जब वो यू को लिविंग रूम में अभ्यास करते हुए देखती है तो ये वास्तविक झटका होता है कि वो अभी भी कितना खराब है इतनी मेहनत के बाद भी, और ये देखकर वो मुस्कुराती है। अगली सुबह उसे फिर से उसकी एनपीसी टीयर एक्टिंग सुनने को मिलती है, लेकिन इस बार वो साथ खेलने का फैसला करती है। उस सच्चे पल में यू कुछ शानदार एक्टिंग करता है जो उन दोनों को चौंका देता है। वो 14 साल तक फेल होने के बाद आखिर अपनी मम्मी को गर्व महसूस कराने पर भावुक हो जाता है, और कज़ुकी उस गोल्फ बॉल को एक लाइन पर इतना खुश होते देखकर ताज़ा महसूस करती है। यह उसे इतना खुश करती है। वो उसे बताती है कि वो उसे एक किसान की तरह एक मील परोसने देगी, लेकिन एक शर्त पर। यू पूछता है कि वो क्या है, लेकिन वो बहुत शर्मीली होकर ऐसे व्यवहार करती है जैसे वो उसे अपनी ब्राउज़र हिस्ट्री इनकॉग्निटो मोड में दिखाने वाली हो, और फिर अचानक उन चीज़ों की लिस्ट चिल्लाती है जो वो नहीं खाना चाहती, जिससे यू को एहसास होता है कि वो ये स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदा है कि वो पिकी ईटर है।